नमस्कार दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजीएस एजुकेशन में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने हल या व्यंजन संधि की चर्चा की थी। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये वीडियो विसर्ग संधि के अंतर्गत संपूर्ण जो विसर्ग संधि है, संपूर्ण विसर्ग संधि का मैंने इसमें समाहित किया है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपका जो विसर्ग संधि का जो टॉपिक है वो क्लियर हो सके। इससे बाहर मेरे हिसाब से कुछ भी एग्जाम्पल बाहर नहीं जाएगा, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। तो दोस्तों, आप ये वीडियो देखना ना भूलें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की विसर्ग संधि। देखिए दोस्तों, विसर्ग संधि में हम सबसे पहले जो विसर्ग संधि है उसकी चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, विसर्ग संधि में हम चर्चा करते हैं कि विसर्ग संधि की डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। तो देखिए, विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन, यानी जब विसर्ग, ये जो विसर्ग है, इस विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन होगा तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि जो प्रथम जो पद रहता है उस प्रथम पद में ही ये विसर्ग संधि का कार्य होता है। यानी जो प्रथम पद रहेगा उस प्रथम पद में आपको विसर्ग दिखाई देगा। तो जहाँ पर प्रथम पद में आपको विसर्ग दिखाई दे तो 100% वहाँ पर विसर्ग संधि ही होती है। अब जैसे विसर्ग संधि का मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, तो वो एग्जाम्पल देखें आप। रामः प्लस च, यानी प्रथम पद में आपको विसर्ग दिख रहा है। प्रथम जो पद है, प्रथम पद में विसर्ग है, तो ये जो परिवर्तन होगा ये इस विसर्ग के स्थान पर होगा। तो विसर्ग के स्थान पर यहाँ पर स हुआ है, तो रामश्च जो शब्द बना है। यानी जो भी परिवर्तन होगा किसके स्थान पर होगा, विसर्ग के स्थान पर होगा। तो उसे कौन सी संधि कहेंगे, विसर्ग संधि कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, विसर्ग संधि में कुछ नियम हैं जो मैंने यहाँ पर समाहित करने का प्रयास किया है। और यहाँ पर जो विसर्ग संधि है, इस विसर्ग संधि में मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने का प्रयास किया है। तो पहला जो नियम है, पहले नियम में अपन देखते हैं इसमें कि विसर्ग के आगे, यानी पहला जो पद रहेगा, पहले पद में क्या होगा, विसर्ग होगा। यानी विसर्ग के आगे च या छ, विसर्ग के आगे च या छ के होने पर ये जो विसर्ग होगा, इस विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। यानी तालव्य जो सकार है वो हो जाएगा। पहले पद के अंदर विसर्ग होगा और जो दूसरा पद रहेगा, दूसरे पद के अंदर क्या होंगे, च या छ होंगे। अगर ये शर्त पूरी होती है तो विसर्ग ये जो रहेगा, इस विसर्ग के स्थान पर तालव्य सकार आदेश हो जाता है। दूसरा हम इसी में ही देखते हैं। देखिए दोस्तों, विसर्ग के आगे, विसर्ग के आगे अगर ट या ठ हो, विसर्ग के आगे
ट या ठ के होने पर जो विसर्ग है, इस विसर्ग के स्थान पर कौन सा सकार हो जाएगा? मूर्धन्य सकार आदेश हो जाता है। कौन सा सकार आदेश हो जाएगा? मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा ट या ठ के होने पर। आगे देखते हैं, विसर्ग के आगे अगर त या थ हो तो इसके स्थान पर विसर्ग, ये जो विसर्ग है, इस विसर्ग के स्थान पर दंतव्य सकार आदेश हो जाता है। इसमें जो पहला नियम है, पहला नियम देखते हैं कि विसर्ग के आगे च या छ होने पर विसर्ग का स हो जाता है, यानी तालव्य सकार हो जाएगा। और विसर्ग के आगे ट या ठ होने पर मूर्धन्य सकार हो जाएगा। और विसर्ग के आगे त या थ होने पर दंतव्य सकार आदेश हो जाता है। ये नियम आपको याद रखना है। अब देखिए, इसमें उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है पशुहु चरती। पशुहु चरती, यानी यहाँ पर विसर्ग है, इस विसर्ग के आगे च है, तो ये विसर्ग रहा, विसर्ग के आगे च है, तो विसर्ग का कौन सा स हो जाएगा? तालव्य सकार हो जाएगा। तो ये जो विसर्ग है, इस विसर्ग के स्थान पर तालव्य सकार हो जाएगा, तो शब्द बन जाएगा पशुश्चरती। नेक्स्ट एग्जाम्पल है निहि प्लस छल है, यानी विसर्ग है, इस विसर्ग के आगे क्या है? छ है, ये रहा छ, तो विसर्ग के स्थान पर कौन सा स हो जाएगा? तालव्य सकार आदेश हो जाएगा, तो शब्द बन जाएगा निश्चल है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी में ही धनुहु प्लस टंकार है। धनुहु प्लस टंकार है, यानी विसर्ग है, विसर्ग के आगे क्या है? ट है, ये रहा विसर्ग, और विसर्ग के आगे ये रहा ट, तो इस ट के स्थान, विसर्ग के स्थान पे क्या हो आदेश हो जाएगा? मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर मूर्धन्य सकार आदेश हो गया, किसके स्थान पर? विसर्ग के स्थान पर। नेक्स्ट देखते हैं, इसी में ही देव है प्लस ठक्कुर है, यानी विसर्ग के आगे क्या है? ठ है, विसर्ग के आगे क्या है? ठ है, तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा? मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा, तो शब्द बन जाएगा देवस्य ठक्कुर है। शब्द क्या बन जाएगा? देवस्य ठक्कुर है। अब इसी में ही नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है विष्णु प्लस त्राता, यानी विसर्ग के आगे क्या है? तय है। अगर विसर्ग के आगे तय होगा तो इस तय के स्थान पर दंतव्य सकार, विसर्ग के स्थान पर दंतव्य सकार आदेश हो जाएगा, तो यहाँ पर शब्द बना विष्णुस्य त्राता। नेक्स्ट है बाल है थुत करोति, यानी विसर्ग है, इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? दंत्य सकार आदेश हो जाएगा, तो शब्द बन जाएगा बालस्तुत करोति। तो दोस्तों, मैंने ये आपको बहुत ही आसान तरीके से जो पहला नियम है वो समझाने का प्रयास किया है। पहले नियम में क्या है कि प्रथम जो पद रहेगा उस प्रथम पद में विसर्ग होगा, और विसर्ग के आगे अगर च या छ होगा तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य सकार आदेश हो जाएगा। ट या ठ होगा तो मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा, और विसर्ग के आगे त या थ रहेगा तो विसर्ग के स्थान पर दंतव्य सकार आदेश हो जाएगा। तो दोस्तों, चलिए अब दूसरा नियम देखते हैं इसमें ही, कि विसर्ग के आगे क या ख के होने पर, विसर्ग के आगे क या ख के होने पर एक बार तो रूप बनेगा, सीधा विसर्ग वाला ही रूप बन जाएगा। एक बार तो
विसर्ग का ही रूप बन जाएगा, विसर्ग के स्थान पर एक बार तो विसर्ग ही हो जाएगा और एक बार जिह्वा मूल्य विसर्ग होगा, यानी एक बार तो विसर्ग का विसर्ग ही रह जाएगा और एक बार जिह्वा मूल्य आदेश होगा। इसमें पहले नियम में। अब इसी में ही दूसरा देखते हैं कि अगर विसर्ग के आगे प या फ होने पर, विसर्ग के आगे प या फ होने पर एक बार तो विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा और एक बार उपपदमानीय आदेश हो जाएगा, उपपदमानीय आदेश हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है मन है कामना, यानी पहले पद में विसर्ग है, विसर्ग के आगे क्या है, क है, ये रहा क विसर्ग के आगे, तो एक बार तो होगा विसर्ग का विसर्ग ही रह जाएगा और एक बार जीवा मूल्य। जैसे यहाँ पर देखिए एक बार तो विसर्ग का विसर्ग ही रह गया और एक बार जिह्वा मूल्य यानी मन है कामना, इनके बीच में अर्ध विसर्ग का चिन्ह होगा, अर्ध विसर्ग का चिन्ह होगा। तो यहाँ पर मन है कामना बनेगा और एक बार उपपदमानीय जिह्वा मूल्य आदेश हो करके शब्द बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं इसी में ही कि विसर्ग पंडित है खादती, विसर्ग के आगे क्या है, ख है, ये रहा विसर्ग के आगे ख, तो एक बार तो विसर्ग का विसर्ग ही रह जाएगा और एक बार देखिए जिह्वा मूल्य आदेश हो जाएगा। ठीक है, जिह्वा मूल्य यानी यहाँ पर पंडित खादती, इनके बीच में अर्ध विसर्ग का निशान आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट इसी में ही देखते हैं बालक है पठती, बालक है पठती, यानी विसर्ग है, विसर्ग के आगे क्या है, प है, तो विसर्ग के आगे अगर प होगा तो विसर्ग के स्थान पर एक बार तो सीधा विसर्ग होकर रूप बनेगा, एक बार वही अर्ध विसर्ग आदेश हो जाएगा। अर्ध विसर्ग का चिन्ह यह है, इनके बीच में अर्ध विसर्ग का चिन्ह आ जाएगा, यानी उपपदमानीय आदेश हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं वृक्ष है फलती, यानी विसर्ग के आगे क्या है, फ है, तो विसर्ग के स्थान पर एक बार तो विसर्ग ही रहेगा और एक बार क्या हो जाएगा, उपपदमानीय आदेश होगा यहाँ पर, तो अर्ध विसर्ग का चिन्ह आ जाएगा। तो ये दोस्तों मैंने दूसरा नियम बताया है। दूसरे नियम में क्या है कि विसर्ग के आगे अगर क या ख होगा तो विसर्ग के स्थान पर एक बार तो विसर्ग होगा और एक बार क्या होगा, जिह्वा मूल्य आदेश होगा, और अगर विसर्ग के आगे प या फ होने पर एक बार तो विसर्ग का विसर्ग ही होगा और एक बार क्या होगा, उपपदमानीय आदेश होगा। अब देखिए दोस्तों, इसी में ही अपन नियम तीसरा देखते हैं। तीसरा नियम देखते हैं कि विसर्ग के आगे वर्णों के 3, 4, 5 वर्णों के यानी किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या है, य, व, र, ल या फिर स्वर के होने पर रुत्व के र का ही ग्रहण होगा, यानी पहला जो पद रहेगा उस पहले पद में विसर्ग होगा और विसर्ग के आगे किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या फिर है, य, व, र, ल या फिर कोई स्वर हो सकता है। अगर ये कंडीशन होती है
तो विसर्ग जो रहेगा इस विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं कि रवेहे प्लस गति ही, यानी रवे के आगे विसर्ग है तो ये विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। आगे ग है, तीसरा वर्ण है, तो शब्द बन गया रवेर गति। ये जो र है, ये जो र ऊपर यहाँ पर ये रहा, तो शब्द बन गया रवेर गति। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसी में ही, विष्णोः माया, विष्णोः माया। अब देखिए विसर्ग है, विसर्ग के आगे क्या है, मैं क्या है, पंचम वर्ण है, तो इस विसर्ग के स्थान पे र हो जाएगा, तो शब्द बन जाएगा विष्णोर माया। ये रहा र। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसी में ही, वायुः वाति, यानी यहाँ पर विसर्ग है, इस विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, र हो जाएगा, शब्द बन जाएगा वायुर वाति। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हरिहि प्लस एति, हरिहि प्लस एति, यानी विसर्ग है, इस विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, र हो जाएगा, शब्द बन जाएगा हरि रेति। शब्द क्या बन जाएगा, हरि रेति। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है उत्व संधि। अब ये उत्व संधि है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्व संधि में से एग्जाम्पल जो फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम लगी थी उसमें एग्जाम्पल आया हुआ है, तो आप उत्व संधि को ध्यानपूर्वक देखें, पढ़ें। तो पहला जो सूत्र है इसमें उत्व संधि में वो है अतोरोर प्लुताद प्लुते, अतोरोर प्लुताद प्लुते। अब देखिए सूत्र क्या कहता है कि ह्रस्व आकार के बाद स्थित ऋतु के र के स्थान पर उ आदेश हो जाता है। यानी पहले पद में क्या आएगा, ह्रस्व आकार होगा, ह्रस्व आकार के बाद में जो र होगा ऋतु का र, उसके स्थान पर उ आदेश हो जाता है। ये कब होगा, यदि आगे भी ह्रस्व आकार हो तो, यानी आगे भी क्या होना चाहिए, ह्रस्व आकार ही होना चाहिए। अगर ये कंडीशन होती है तो उ करने के बाद गुण व पुरु रूप एकादेश भी हो जाता है। यानी उत्व संधि का कार्य होने के बाद में गुण संधि और पुरु रूप एकादेश संधि का कार्य भी यथास्वरूप उसमें निश्चित रूप से होगा। अब जैसे इसमें पहला एग्जाम्पल देखते हैं, देवस अर्चय, देवस अर्चय, यानी ये जो स है इस स का क्या हो गया, र हो गया, देव र अर्चय बन गया। यानी ह्रस्व आकार के बाद स्थित ऋतु के र के स्थान पे उ आदेश हो जाता है। ये नियम यह है कि जो ह्रस्व आकार के बाद स्थित र होगा, इस र के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा, उ आदेश यहाँ पर हो गया है। तो यहाँ पर कौन सी संधि हुई है, उत्व संधि का कार्य हुआ है। अब देखिए इसी में ही आगे कहा है कि गुण संधि का कार्य और पूर्व रूप संधि एकादेश भी होगा इसमें। तो देखिए यहाँ पर जो उ है, यहाँ पर गुण संधि का जब कार्य होगा तो उ का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा गुण संधि में। तो यहाँ पे शब्द बन जाएगा देवो अर्चय। क्या बन जाएगा, देवो अर्चय। और इसमें पूर्व रूप संधि का जब कार्य होगा तो इसमें शब्द बन जाएगा देवो, अवग्रह चिन्ह हो जाएगा अर्चय है, देवो अर्चय है, देवो अर्चय, यहाँ पर अवग्रह का चिन्ह है। शब्द क्या बन जाएगा, पूर्व रूप संधि में देवो अर्चय है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल इसी में ही, शिवस्य अर्चय है, यानी जो स है इस स का र हो जाएगा और इस र का क्या हो गया, उ हो गया। कौन सी संधि में, उत्व संधि में। अब यहाँ पर जब गुण कार्य करेंगे तो उ का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा।
तो शिवोह बन जाएगा, शिवो अर्चय बन जाएगा। और हिम इसमें पूर्व रूप संधि का जब कार्य करेंगे तो शब्द बन जाएगा शिवोर्चय। यहाँ पर अवग्रह चिन्ह है, शब्द क्या बन जाएगा, शिवोर्चय है। तो दोस्तों ये दोनों ही एग्जाम्पल महत्वपूर्ण हैं और मैंने बहुत इजीली इसको समझाने का प्रयास किया है। तो मैं आशा करता हूँ कि शायद आपको ये संधियाँ समझ में आ रही है। तो नेक्स्ट इसी में ही देखते हैं अब नेक्स्ट संधि। इसी में ही दो एग्जाम्पल और देखते हैं अपन कि कस प्लस अपी, कस प्लस अपी। यहाँ पर जो स है इस स का क्या हो गया, र हो गया। और यहाँ पे उत्तु संधि में र का क्या हो गया, उ हो गया। और फिर गुण कार्य जब होगा तो उ का ओ हो जाएगा, तो को अपी बन जाएगा। और इसमें पूर्व रूप जब संधि का कार्य होगा तो को अपी बन जाएगा, यहाँ पर अवग्रह चिन्ह हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बालस अत्र, बालस अत्र। यहाँ पर जो स है इस स का र हो गया, रुत्व कार्य हो गया, उ हो गया, र के स्थान पे उ आदेश हो गया। तो यहाँ पर जो उत्व संधि में बना है वो बना है कौन सा रूप, बाल उ अत्र। और उ का क्या हो जाएगा, गुण संधि में ओ हो जाएगा। जब ओ होगा तो बालो अत्र बन जाएगा। और पूर्व रूप संधि का जब इसमें कार्य होगा तो बालो अत्र बन जाएगा, यहाँ पर अवग्रह चिन्ह होगा। पूर्व रूप संधि का कार्य कैसे हो रहा है, देखिए अगर एंग वर्णों के आगे रस्व आकार होता है तो पूर्व रूप संधि का कार्य होता है। तो यहाँ पर पूर्व रूप संधि का कार्य भी हो रहा है। नेक्स्ट इसी में ही देखते हैं। अब देखिए दोस्तों दो एग्जाम्पल मैंने नोट लगाकर लिखे हैं, यानी इन दोनों एग्जाम्पलों में उत्तु संधि का कार्य नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो र रुत्व से संबंधित नहीं होकर र जो है यहाँ पर एक मौलिक रूप में है। र यहाँ पर क्या है, मौलिक रूप में है, यहाँ पर स नहीं है। तो स के स्थान पर र होता, फिर र का उ होता, इसलिए यहाँ पर ये मौलिक रूप में है। तो पुनरपि सीधा शब्द बन जाएगा। और अंतर अत्र यहाँ पर भी र जो है र में मिल जाएगा, अंतरत्र शब्द बन जाएगा। तो ये आपको विशेष याद रखना है। नेक्स्ट जो नियम है वो देखते हैं हसी च। नेक्स्ट सूत्र है उत्तु संधि के अंतर्गत ही हसी च। अब देखिए दोस्तों ये हसी च सूत्र क्या कहता है कि रस्व आकार, पहले पद में क्या होगा, रस्व आकार। रस्व आकार के बाद स्थित जो ऋतु का जो र है, ऋतु का जो र है, ऋतु के र के स्थान पर उ आदेश हो जाता है। दोस्तों समझिए इसको कि रस्व आकार के बाद स्थित जो ऋतु का जो रू है, इस रू के स्थान पर ऋतु का जो र है, इस र के स्थान पर उ आदेश हो जाता है। अब ये उ आदेश कब होगा, जब दूसरे पद के अंदर हस वर्ण होंगे। अब हस वर्णों में कौन कौन से वर्ण आते हैं, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या है यह व र ल। अगर ये शर्त पूरी होती है तो निश्चित रूप से जो हसी च सूत्र है उसका कार्य होगा। तो समझ में आ गया होगा आपको कि जो प्रथम पद रहेगा उस प्रथम पद में रस्व जो आकार है उसके आगे जो ऋत्व का जो र है उसका उ हो जाएगा। कब होगा, जब आगे हस वर्ण होंगे। हस वर्णों में कौन कौन से वर्ण आते हैं, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और है यह व र ल।
अब दोस्तों इसी में ही अब देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए दोस्तों, पहला एग्जाम्पल है शिवस्य वंध्य। अब देखिए यहाँ पे जो स है, इस स का क्या हो गया, र हो गया। और इस ऋतु का जो र है, इस ऋतु का र का क्या हो गया, उ हो गया। मैंने पहले ही बता दिया कि ऋतु का जो र है उसका क्या हो जाएगा, उ हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, गुण संधि का कार्य निश्चित रूप से होगा। उ का क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओ हो जाएगा और शब्द बन जाएगा शिवो वंद्य। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसी में ही मनसरथ है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो स है, इस स का पहले क्या होगा, र होगा, और र का क्या हो जाएगा, उ हो जाएगा। तो शब्द बनेगा मन ओ रथ है। फिर बाद में जो उ है, उ का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा गुण संधि में, शब्द बन जाएगा मनोरथ है। सेम यही कंडीशन रहेगी सभी एग्जाम्पलों में। तो मैंने ये एक एग्जाम्पल दिया है, इसके माध्यम से आप शायद समझ जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मनस वेदना। यानी ये जो स है, स का पहले क्या हो जाएगा, र, ऋतु र में रह हो जाएगा, उ हो जाएगा। फिर उ के बाद में गुण संधि का कार्य होगा, शब्द क्या बन जाएगा, मनोवेदना। क्या बन जाएगा, शब्द मनोवेदना। नेक्स्ट देखते हैं, रजस गुण है। इस स का र हो जाएगा, र का उ होगा, फिर उ का क्या हो जाएगा, गुण संधि में ओ हो जाएगा, शब्द बन जाएगा रजो गुण। शब्द क्या बन जाएगा, रजो गुण। नेक्स्ट देखिए, मनस रोग है। वही सेम कंडीशन रहेगी, तो शब्द क्या बन जाएगा, मनोरोग है। तो दोस्तों ये थे जो उत्तु संधि के अंतर्गत अतोर और प्लुताद प्लुते सूत्र और हसीच सूत्र, दोनों जो सूत्र है महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम में आते रहते हैं। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं अपन, इसी में ही नेक्स्ट देखते हैं र लोप संधि। यानी र का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। ये संधि भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसमें जो सूत्र है वो है रोरी। अब देखो ये रोरी सूत्र क्या कहता है, बहुत ही अच्छा सूत्र है। र के आगे र के होने पर पहले वाले र का लोप हो जाता है। समझना इसको, यानी र के आगे र, पहले पद में भी र होगा प्लस दूसरे पद में भी क्या होगा, र होगा। र के आगे र के होने पर पहले वाले र का लोप हो जाएगा। यानी ये जो पहला वाला जो र है, इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाता है। यदि र का लोप से पहले अणवर्ण हो, अब ये जो र का लोप होगा, इससे पहले अणवर्ण होने चाहिए। अणवर्णों में कौन कौन से हैं, ए, ई, उ। अगर ये वर्ण होते हैं तो उसको दीर्घ हो जाता है। जैसे मान लो इससे आगे पहले ए है तो उसका क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। रस्व ई है तो इसका दीर्घ ई हो जाएगा। रस्व उ है तो उसका दीर्घ उ हो जाएगा। तो ये संधि का कार्य यहाँ पर हो रहा है। यानी र के आगे र के होने पर पहले वाले र का तो लोप हो जाएगा, और उस र से पहले अगर अणवर्ण होगा तो उसका क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। कौन से सूत्र से, ड्र लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण, इस सूत्र से। अब देखिए ये सूत्र क्या कहता है कि ड या र का लोप होने पर उनसे पहले स्थित अणवर्ण को दीर्घ आदेश हो जाता है। यानी र के आगे र होगा, पहले वाले र का लोप हो जाएगा, और जिस र का लोप होगा
उस र से पहले अणवर्ण होना चाहिए। र लोप पेश पूर्व से दीर्घो इन सूत्र क्या कहता है कि ड या र का लोप होने पर उनसे पहले स्थित अगर अणवर्ण होगा तो अणवर्णों का क्या हो जाएगा, दीर्घ आदेश हो जाता है। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, पहला अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय, अब यहाँ पर र के आगे क्या है, र है, तो इस पहले वाले र का तो क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, तो अंत रहेगा। अब ये जो अंत रहा है इस तैम में क्या है, ए है, तो इसका दीर्घ हो जाएगा, आ हो जाएगा, शब्द बन जाएगा अंतर्राष्ट्रीय। शब्द क्या बन जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय शब्द नहीं होता है, अंतर्राष्ट्रीय शब्द बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसी में ही हरिहि रम्य है। हरिहि रम्य है, यानी ये जो हरि है विसर्ग है, ये यहाँ पर जो स है इस स का क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। फिर र के आगे क्या है, र है, तो इस र का तो लोप हो जाएगा। इस र से पहले क्या है, ई है, तो ई का क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। शब्द बन जाएगा हरि रम्य है। शब्द क्या बन जाएगा, हरि रम्य है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल, पुनर्राजते। पुनर्राजते, अब र के आगे क्या है, र है, तो इस र का तो हो जाएगा लोप, पहले वाले र का लोप हो जाएगा। और न के अंदर जो ए है उसका क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, आ हो जाएगा, तो यहाँ पर शब्द बन जाएगा पुनराजते। क्या बन जाएगा, पुनराजते। नेक्स्ट है निरोग है, यानी यहाँ पर भी र के आगे क्या है, र है, तो इस र का तो हो जाएगा लोप, और इस र से पहले ई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा। शब्द बन जाएगा निरोग है। क्या बन जाएगा, शब्द निरोग है। तो दोस्तों मैंने बहुत ही आसान तरीके से विसर्ग संधि को समझाने का प्रयास किया है, और जो विसर्ग संधि में जितने भी लगभग नियम हैं वो मैंने यहाँ इस वीडियो में समाहित करने का प्रयास किया है। तो दोस्तों आप ये वीडियो शेयर करें, और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।